गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एस एश डिस्पोजल सिस्टम के बारे में। ओके, तो समझो कि एश डिस्पोजल सिस्टम को जानने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो बर्नर्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, और जो हमारी जो टाइप्स ऑफ बर्नर, जो लॉन्ग फ्लेम है, यू फ्लेम बर्नर, ओके, शॉर्ट फ्लेम बर्नर के बारे में, देन टेंजेंशियल बर्नर के बारे में और साइक्लोन बर्नर के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैसे डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे बर्नर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो समझो कि अभी बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ एश डिस्पोजेबल सिस्टम। तो एश को समझो कि डिस्पोजल करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में, उसके एडवांटेजेस। ओके, एस हैंडलिंग एंड कॉल्ड एस कलेक्टिंग सिस्टम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके टाइप्स, जो एस हैंडलिंग सिस्टम है उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम लोग सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है सबसे पहले एक न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन सेकंड वन जो है वो ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में। ये दो मेन क्वेश्चन है जो बार बार जीटीयू में बार बार पूछे जाते हैं वैसे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ एस। जो उसको डिस्पोजल करने से पहले कुछ जानना पड़ेगा उसके बारे में कि भैया क्यों एश को डिस्पोज करना पड़ता है। ओके, एश को समझो डिस्पोजेबल करना पड़ता है। ठीक है, उसको थ्रो करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, क्यों। ओके, तो यहाँ पे एक क्लियर कुछ दिया हुआ है। ओके, ash is the incombustible metal material, okay, that remains when the coal is burned. Okay, तो क्या है कि the ash come into the body of local of a coal from the original vegetable matter from which coal was formed. Okay, तो क्या होता है, समझो एश जो है वो ऐसी चीज है बराबर कि जो कंबशन नहीं होने वाली। ओके, उसमें कार्बन परसेंटेज नहीं होता है। ठीक है, उसमें कार्बन मैटर नहीं होता है। ठीक है, वो फिर से कंबर्शन होने वाली नहीं है। एश कंटेंट, कॉल टू कॉल एश कंटेंट वेरी करती है सिस्टम। समझो कि कैसे बर्नर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एश वेरी करती है कि कितने परसेंटेज फॉर्म होगी, एश कितने परसेंटेज निकलेगी उसमें से। ओके, तो वो अराउंड 8 to 10% भी हो सकता है, और जो अगर हाई एश कंटेंट हो तो 20 से 50% तक हाई, समझो कि कोल के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर समझो कि हम लोग लो ग्रेड कॉल यूज कर रहे हैं, पीट है या तो बिटुमिनस है बराबर, तो उसमें अराउंड 20 से 50% तक एश निकल सकती है। ओके, एश कंटेंट निकलता है। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी ऑफ द कोल लोअर द एश कंटेंट। अगर समझो कोल अच्छी क्वालिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं तो एश परसेंटेज कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हेंस द inferior grade of coal, the ash content is higher than the authenticate or semi authenticate coal. Okay, oh sorry, semi anthracite coal. Okay, semi anthracite coal. Okay, कि अगर समझो कि कॉल, अगर समझो एंथ्रासाइट कॉल यानी समझो सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे गुड क्वालिटी का जो कॉल है बराबर, उसमें बहुत ही कम परसेंटेज कैश डिस्पोजेबल होता है। और समझो लोअर ग्रेड हो उसमें 20 से 50% तक तो समझो कि ऐश कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानने जैसी चीज थी, वो हम लोगों ने आज क्लियर करी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। ओके, ओके, तो ashes have to be discharged and dumped at the site sufficiently far away from the thermal power plant for the following reasons। क्यों उसको दूर डिस्पोजेबल किया जाता है। ठीक है, तो एश इज डस्टी एंड इरिटेटिंग। पहले तो समझो एश यानी एक डस्ट ही है, कॉल का डस्ट। ओके, देन समझो कि वो टॉक्सिक गैसेस और कॉरोसिव एसिड्स जनरेट करता है। ठीक है, देन समझो कि सफिशिएंटली हॉट व्हेन इट कम्स आउट द बॉयलर फर्नेस। ओके, ये समझो कि एश डिस्पोजेबल नेसेसिव क्यों है उसके बारे में है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे। ओके, तो एश हैंडलिंग सिस्टम जो है वो कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा बात। अ गुड एश हैंडलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। ओके, अ सिस्टम ऑफ रिमूविंग एश फ्रॉम द फर्नेस इन लार्ज क्वांटिटी एंड हाई रेट। ओके, समझो कि वो अच्छी क्वांटिटी में और बड़े रेट में एश को डिस्पोजेबल करे, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए। अ सिस्टम ऑफ loading the ash collector from the furnace on the conveyor system। ओके, तो कन्वेयर सिस्टम पे समझो कि जो सिस्टम है वो समझो कि कन्वेयर सिस्टम में लोड कर सके ऐसी होनी चाहिए। ओके, एस टू डिलीवर द, समझो कि अ सिस्टम टू डिलीवर एश फ्रॉम द कन्वेयर टू द एश स्टोरेज। ओके, वो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कन्वेयर से
हम लोग समझो कि एस को स्टोर कर सके, ऐसी सिस्टम भी होनी चाहिए। ओके, अ सिस्टम ऑफ डिस्पोजेबल स्टोर्ड एस, कि एस को स्टोर कर सके ऐसी सिस्टम होनी चाहिए। द इक्विपमेंट शुड बी कोरोजन वियर रेजिस्टेंस, जो एस डिस्पोजेबल सिस्टम में अगर जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो कोरोजन से प्रोटेक्टिव होने चाहिए और वियर रेजिस्टेंस वाले इक्विपमेंट होने चाहिए। वरना क्या होता है कि एश है उसके कारण वो जो हमारा जो कन्वेयर बेल्ट है जो भी है समझो मेटल, वो अगर समझो कि वो प्रोटेक्टिव ना हो तो वो खराब हो सकते हैं। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग मेंटेनेंस चार्जिंग और सिस्टम शुड बी लो, तो उसका मेंटेनेंस भी कम होना चाहिए। थोड़ा सा एस डिस्पोजेबल सिस्टम के बारे में था वैसे। ओके, वो कि एक एस डिस्पोजेबल सिस्टम कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। तो एक समझो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक एस हैंडलिंग एंड डस्ट कलेक्टर सिस्टम बेसिक कैसी होती है, ये सबसे प्राइमरी सिस्टम है। ओके, तो प्लांट शुड बी नॉइजलेस एंड फार एज पॉसिबल। ओके, कि समझो कि जो ये प्लांट है पूरा का पूरा बराबर, जो एस डिस्पोजेबल सिस्टम का वो समझो कि दूर होना चाहिए समझो हमारे बॉयलर और सब कुछ जो हमारा पूरा पावर प्लांट है उससे। और दूसरा कि वो नॉइजी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ समझो उसके फीचर्स थे, प्लान में इतने इतने फीचर्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो जनरल लेआउट ऑफ एस एंड डस्ट कलेक्टर सिस्टम इज शोन इन फिगर, यहाँ पे जनरल लेआउट दिख रहा है। ओके, एश विच इज कलेक्टेड एट द फर्नेस इज नोन एज अ बॉटम एश। ओके, कि जो समझो फर्नेस में जो एश कलेक्ट होती है, ओके, विच इज कलेक्टेड एट द फर्नेस इज नोन एज अ बॉटम एश। ये जो है फर्नेस में बॉटम एश सिस्टम होती है वैसे, जो जहाँ पे समझो कि ऐश कलेक्ट करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक फिगर हम समझने का ट्राई करते हैं वैसे। ओके, तो ये जो है वो हमारा फर्नेस एरिया है पूरा का पूरा। ओके, और जो समझो फर्नेस में समझो कि यहाँ पे ग्रेड होता है। ओके, कॉल समझो कि हमारा बर्न होने के बाद जो ऐश है वो उसके ग्रेड के एरिया में से नीचे की तरफ वो यहाँ पे कलेक्ट होती है। ठीक है, और उस यहाँ से वो ऐश को ऐश हैंडलिंग सिस्टम में लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे ऐश हैंडलिंग सिस्टम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे वैसे। एक बेसिक सिस्टम कैसी होती है उसके बारे में ये। देन यहाँ पे क्या होता है कि एक डस्ट एंड फ्लाई ऐश कलेक्टर है आगे। अगर समझो फर्नेस यहाँ पे फ्लू गैसेस के साथ फर्नेस में से अगर कोई ऐश कंटेंट अगर वो बाहर निकल रही है, ठीक है, तो डस्ट एंड फ्लाई ऐश कलेक्ट, जो फ्लाई ऐश है जो लाइट वेट है बराबर, उसको यहाँ पे कलेक्ट आगे डस्ट कलेक्टर एक होता है वहाँ पे से कलेक्ट किया जाता है। यानी एक समझो कि फिल्टर जैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर जैसा होता है, वो फिल्टर में से ऐश को कलेक्ट किया जाता है। तो नहीं समझो कि जो हॉट गैसेस में जो ऐश है वो भी यहाँ पे कलेक्ट करी जाती है। ठीक है, वो भी यहाँ पे कलेक्ट करी जाते हैं। देन आफ्टर समझो जो फ्लू गैसेस है जो ऐश कंटेंट रिमूव करने के बाद ही फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिस्टम ऐसे वर्क करती है ऐश समझो कि। देन समझो कि जो ऐश यहाँ पे ऐश हैंडलिंग सिस्टम में आई उसको समझो ऐश डिस्चार्ज इक्विपमेंट के थ्रू उसको समझो डंप किया जाता है। ठीक है, तो एक पूरी बेसिक सिस्टम है वैसे। ओके, देन समझो अभी आगे बात करेंगे पूरे का समझो कि हम लोग ऐश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि पूरी ऐश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है वो है हाइड्रोलिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे करीबन समझो 4 टाइप की ऐश हैंडलिंग सिस्टम, एक मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम, न्यूमेटिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम एंड स्टीम जेट ऐश हैंडलिंग सिस्टम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐश हैंडलिंग सिस्टम में सबसे पहले हाइड्रोलिक, ओके, देन न्यूमेटिक, देन मैकेनिकल। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है। फिगर शोज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द मैकेनिकल सॉरी ऑफ द फिगर शोज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द लो एंड हाई प्रेशर हाइड्रोलिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम की ये समझो कि फिगर है वैसे। ओके, यहाँ पे समझो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में दो पार्ट होते हैं वैसे, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर में वाटर नोजल्स का ही डिफरेंस होता है। हाई प्रेशर में ज़्यादा प्रेशराइज्ड वाटर नोजल होती है। ओके, बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट
ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में कॉमनली डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन दिस सिस्टम एश फ्रॉम द फर्नेस ग्रेट falls in water through below the grate and carried to sump by water following at low velocity of 3 to 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वाटर, यहाँ पे जो समझो कि पूरी जो सिस्टम है, यहाँ से ये एक समझो कि वाटर लाइन है, वाटर चैनल है, ठीक है। यहाँ ये वाटर चैनल बॉयलर में, ये बॉयलर है वैसे। ओके, तो बॉयलर में वाटर चैनल होती है। ओके, जो ऐश है वो यहाँ पे समझो कि बॉयलर्स में से जो ऐश, समझो बॉयलर यानी बॉयलर क्या 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 होता है उसमें, फर्नेस, ओके, देन समझो कि वाटर, ओके, ये पूरा समझो एक कॉम्बिनेशन होता है बॉयलर में, ठीक है। तो जो फर्नेस में से जो ऐश निकलती है, ठीक है, वो यहाँ पे वाटर चैनल में आती है, और देन वाटर समझो उसके पास समझो एक 3 to 5 मीटर पर सेकंड वाटर वेलोसिटी होती है, और वाटर की जो वेलोसिटी जो है वो ऐश को कैरी करके ऐश स्लम्प में डाल देती है, ठीक है। यानी एक ये पूरा ऐश सम्प में डाल देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं। ओके, इन सम्प ऐश एंड वाटर आर पासेस थ्रू द स्क्रीन व्हिच separates water from the ash। ओके, this separated water is recirculated again to the water through the while separated ash is transferred to the dump site through wagons or truck। ओके, तो क्या होता है समझो कि यहाँ पे ऐश सम्प है, उसमें वाटर और ऐश का समझो वाटर प्लस ऐश कंटेंट का मिक्सचर होता है, ठीक है। देन क्या करते हैं कि ये जो समझो यहाँ पे ऐश सम्प में वाटर और ऐश को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर जो समझो वाटर है उसको फिर से रिसर्कुलेट, जो वाटर को बाहर निकाल के उसको फिर से यहाँ से सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे पूरा ये रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो the ash carry capacity is about 50 ton per hour and distance covered is around 500 मीटर। तो इसमें क्या होता है कि अगर समझो कि 50 टन पर आवर की कैपेसिटी अगर कोई प्लांट की है ऐश डिस्पोजेबल करने की, अगर कोई प्लांट 50 टन पर आवर ऐश निकाल रहा है समझो, ठीक है, तो ये सिस्टम में, और समझो कि जो डिस्टेंस है वो अराउंड 500 मीटर्स है, प्लांट से जो डिस्टेंस है वो अराउंड 500 मीटर्स है, तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करती है, ठीक है। और इसमें ही समझो कि जो ये लो प्रेशर था, ऐसे ही हाई प्रेशर की बात करते हैं। ओके, तो हाई प्रेशर जो है वो है 120 टन पर आवर, जो डिस्टेंस है वो कवर कर पर आवर ऐश वाली कैपेसिटी वाला प्लांट, और समझो कि अराउंड 1000 मीटर, 1000 मीटर तक अगर प्लांट डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है वो कवर करेगी ये सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर नोजल का यूज होता है, ठीक है। तो ये समझो कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, बराबर पूरी हाइड्रोलिक एसेंबलिंग सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस करी वैसे। ओके, ओके, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेटिक हैंडलिंग सिस्टम। ये न्यूमेटिक जो सिस्टम है वो बार बार पूछी जाती है, इसलिए समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जीटीयू में अराउंड 5 to 6 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूमेटिक हैंडलिंग सिस्टम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आज के लिए हमारा क्वेश्चन जो है वो है। ओके, तो समझो कि फिगर शोज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ न्यूमेटिक हैंडलिंग सिस्टम। यहाँ पे न्यूमेटिक हैंडलिंग सिस्टम का एक पूरा न्यूमेटिक एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखा हुआ है। In this system, air is used as a medium to carry ash। Okay, हम लोगों ने हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या था, हमारी जो ऐश कैरी करने के लिए हम लोग वाटर का यूज कर रहे थे, यहाँ पे एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर का यूज होता है, ठीक है, हाई प्रेशराइज्ड एयर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ मीडियम हम लोग ऐश कैरी करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एयर का यूज कर रहे हैं। दिस सिस्टम कैन हैंडल एब्रेसिव एज वेल एज अ फाइन डस्टी मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश एंड शूट। यानी समझो कि ये सिस्टम है वो डस्टी मटेरियल्स जो है एब्रेसिव ऐश प्लस फाइन डस्टी मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश एंड शूट, ये सब कुछ चीजें ये सिस्टम कैरी कर सकता है पूरा का पूरा। ओके, एज फ्रॉम द बॉयलर फर्नेस फॉल इनटू द क्रशर where large ash particles are crushed into the smaller size। Okay,
तो यहाँ पे समझो ये हमारा जो है ये बॉयलर, ऊपर का पोर्शन है वो बॉयलर का है और नीचे जो है ये ग्रेट है, ठीक है। वहां से ऐश अगर समझो नीचे डिस्पोज हो रही है, ठीक है, थ्रू ग्रेविटी, ओके, तो यहाँ पे एक क्रशर दिए गए हैं हमको, ओके। ये दो जो यहाँ पे दिख रहा है वो है क्रशर। तो क्रशर क्या करेगा, जो बड़े ऐश के पार्टिकल्स है उसको स्मॉल पार्टिकल में क्रश समझो क्रश कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर एज अ समझो ऐश कैरिंग मीडियम के लिए समझो कि हम लोग यहाँ पे एयर का यूज कर रहे हैं, तो अगर बड़े पार्टिकल है तो वो एयर कैरी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐश जो समझो कि फाइन ऐश पार्टिकल प्लस एयर, ओके, ये दोनों का जो मिक्सचर है, ठीक है, वो यहाँ पे समझो एयर है वो कैरी करके समझो एयर फाइन ऐश पार्टिकल को कैरी करके समझो कि वो सेपरेटर में ले जाती है, ठीक है। ये है हमारा सेपरेटर एरिया, ओके। तो समझो ये जो है वो है हमारा प्राइमरी सेपरेटर, जो फर्स्ट जहाँ पे एश जाएगी, बराबर, ये जो है वो हमारा प्राइमरी सेपरेटर है। क्या है? प्राइमरी सेपरेटर, प्राइमरी सेपरेटर, ओके। देन समझो कि एश इज सेपरेटेड इनटू टू स्टेज, फर्स्ट सेपरेटेड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो है वो है दोनों, यहाँ पे जो राउंड राउंड दिख रहा है, इसलिए ये हम लोगों ने साइक्लोन सेपरेटर के बारे में डिस्कस किया था वैसे, ओके। तो ये दोनों साइक्लोन सेपरेटर है, ओके। हैविंग एश सेटल डाउन टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन एंड कलेक्ट इनटू एश होपर, ओके। तो ये जो दोनों है नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेपरेटर है। सबसे पहले प्राइमरी सेपरेटर में आएगा, देन समझो कि जितनी भी एश, प्राइमरी सेपरेटर ऑलमोस्ट 80% जितना जो है वो ऐश कलेक्ट कर लेता है और उसको ऐश ऊपर में, ये जो हमारा है ऐश ऊपर में, उसको जो कलेक्ट करके डाल देगा। देन जो बाकी बची एयर, वो समझो सेकेंडरी सेपरेटर में, वो समझो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 99% 95% वो समझो कि वो कलेक्ट कर लेगा डस्ट, और देन उसको ऐश ऊपर में डाल देगा। तो यहाँ पे समझो 95% जितनी ऐश हमारी कलेक्ट हो जाती है। देन आफ्टर जो बाकी रहता है एकदम स्मॉल डस्ट पार्टिकल, वो यहाँ पे फिल्टर में से, ओके, यहाँ पे आगे एक फिल्टर रखा हुआ था, उस वो एकदम फाइन जाली वाला फिल्टर होता है, वहाँ से बाकी की ऐश है वो कलेक्ट की जाती है और देन उसको भी समझो कि ऐश ऊपर में कलेक्ट कराया जाता है, ओके। देन समझो कि वो जो क्लीन एयर जो फिल्टर में पास फिल्टर में कलेक्ट होके देना, फिर जो क्लीन एयर बचती है उसको समझो कि एग्जस्टर मीन्स कि जो आईडी फैन है हमारा, बराबर, आईडी फैन के यूज से उसको एटमॉस्फेयर में एयर को छोड़ा जाता है बाई थ्रू थ्रू द चिमनी, ओके, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, ठीक है। और जो ऐश कलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ऐश ऊपर जो है हमारा ऐश कलेक्ट करके उसको डायरेक्टली ऐश कैरिंग ट्रक में, उसको समझो यहाँ पे एक वाल होता है, वो उसकी मदद से ऐश कैरिंग ट्रक में उसको लोड कराया जाता है, ठीक है। ये हमारा ऐश कैरिंग ट्रक है, उसमें लोड कराया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो न्यूमेटिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम की है, ओके। न्यूमेटिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वैसे, ओके। तो न्यूमेटिक ऐश हैंडलिंग, तो समझो ये पूरी सिस्टम एकदम क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे पूरी सिस्टम है क्लोज है, इसलिए समझो कि डस्ट फ्री ऑपरेशन इज पॉसिबल एज द मटेरियल आर हैंडल्ड टोटली इन एनक्लोज सर्किट। ये पूरी सर्किट जो है वो क्लोज सर्किट है, इसलिए समझो कि पूरा जो एटमोसफियर है वो क्लीन रहने वाला है, पूरा डस्ट फ्री ऑपरेशन है। देयर इज नो फ्रीजिंग और स्ट्राइकिंग ऑफ एस इन द स्टोरेज बीन्स एज द एस इज डिलीवर्ड टू द स्टोरेज बीन्स इन अ ड्राई स्टेट, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर कंटेंट का यूज नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी एयर यहाँ पे यूज हो रही है, तो एयर ड्राई ही रहने वाली, तो कहीं पे भी समझो कि स्टिकिंग यानी कहीं पे भी ऐश चिपकती नहीं है समझो, और पूरी सिस्टम समझो क्लीन रहने वाली है, ओके। देन देयर इज नो spillage and rehandling of ash, okay। then समझो the system has a greater flexibility, okay। समझो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम को हम लोग एयर एयर जो है वो सप्लाई के हिसाब से सिस्टम को बड़ा छोटी और बड़ी कर सकते हैं, समझो कैपेसिटी हम लोग बढ़ा और घटा सकते हैं, ओके। द कॉस्ट ऑफ प्लांट पर टन ऑफ एश रिमूव इज लेस एज कम्पेयर टू द अदर सिस्टम।
क्योंकि यहाँ पे एयर का यूज होने वाला है, तो एज कम्पेयर टू सिस्टम वो समझो लेस, जो समझो कंपेयर टू द जो कॉस्ट है वो लेस होने वाली है। ओके, अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम है तो वो नॉइजी ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये समझो कि ऑपरेशन नॉइजी है क्योंकि यहाँ पे एयर का पूरा यूज होने वाला है, तो ये सिस्टम नॉइजी है। ओके, देन एब्रेसिव एज वियर्स आउट द क्रशर एंड पाइपलाइन, हैंस मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर एज कम्पेयर। यहाँ पे समझो कि अटैचमेंट ज़्यादा है, क्रशर यूज किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट, साइक्लोन सेपरेटर है, बराबर। तो क्या होता है कि ये सिस्टम जो है वो थोड़ी सी मेंटेनेंस वाली है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एब्रेसिव एश वेयर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्रशर बार बार चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थी न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस हैंडलिंग सिस्टम है। अभी हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम भी काफ़ी बार 2 बार पूछी हुई है जीटीयू में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम की। ओके, तो यहाँ पे समझो फिगर में हमको एश मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे जो ये जगह है, जो नीचे जो यहाँ पे एक हमको एक यहाँ पे संप जैसा दिख रहा है, ये जो समझो एरिया है, जो ऊपर का नीचे का पार्ट है वो कन्वेयर बेल्ट है। वैसे ये जो एरिया है एक तो समझो बकेट जैसा दिख रहा है, वो यहाँ पे वाटर थ्रॉट है। ये पूरा का पूरा जो है ये एरिया है वो है वाटर थ्रॉट है। तो ऐश है वो जो हमारी बॉयलर में से ऐश यहाँ पे कलेक्ट करी जाती है और देन आफ्टर उसको वाटर थ्रॉट में मिक्स कराई जाती है, ठीक है। और देन आफ्टर जो वाटर थ्रॉट है वो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऐश बंकर में उसको सप्लाई करा जाता है। ओके, तो जो फिगर शोन्स schematic diagram of the mechanical assembling system. This system is usually used for the low capacity power plant. अगर समझो कोई पावर प्लांट छोटी साइज का है तो ये सिस्टम बहुत ही इजी टू मैन्युफैक्चर है। ओके, और समझो कि ये कैपेसिटी छोटी कैपेसिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा है वैसे। ओके, तो हॉट समझो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐश कंटेंट जो है वो हॉट होता है, ठीक है। तो जो हॉट ऐश फ्रॉम द बॉयलर फर्नेस इज मेड टू द फॉल थ्रू द वाटर शीट। ओके, तो क्या होता है कि अगर ये सिस्टम में ऐश यहाँ पे वाटर वाटर थ्रोट जो है वहाँ पे कूल हो जाती है, ठीक है। द कूल्ड ऐश इज कैरी अवे बाय द बेल्ट कन्वेयर सॉरी टू द डंपिंग साइट और द ओवरहेड बंकर। ओके, तो डंपिंग साइट में उसको यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऐश बंकर में ले जाया जाता है, देन आफ्टर उसको कंट्रोल वाल के थ्रू ट्रक में लोड किया जाता है, ठीक है। तो यानी पूरी सिस्टम बहुत ही सिंपल है वैसे। ओके ओके, तो समझो उसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पावर कंजप्शन इज लेस, क्योंकि समझो कि सिर्फ कन्वेयर बेल्ट ही ओपन कर चलाना है, कोई भी क्रशर वशर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। एश रिमूव्ड यहाँ पे कंटिन्यूसली एश रिमूव हो सकती है वैसे। ओके, डिसएडवांटेज ये है कि लाइफ ऑफ द सिस्टम इज ओनली 5 to 10 years। यहाँ पे ये पूरी सिस्टम की लाइफ डायरेक्टली कन्वेयर बेल्ट है वो समझो कि जो ऐश और जो मड है यानी समझो कि एक समझो वाटर प्लस ऐश के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो पूरी प्लांट की लाइफ बहुत कम है और मैक्सिमम कैपेसिटी 5 टन पर आवर। यहाँ पे ये जो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सिस्टम है तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ये ऐश हैंडलिंग सिस्टम की है वो 5 टन पर आवर की ही होती है, यानी कम कैपेसिटी वाले प्लांट में ये यूज हो रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग कुछ थोड़ा सा समझो कि सेपरेटर के बारे में। अभी हम लोग ने यहाँ पे बात करी सेपरेटर, कुछ सेपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो कैसे सेपरेटर, अभी हम लोगों ने बात करी सेपरेटर के बारे में, साइक्लोन सेपरेटर है, ठीक है। तो डस्ट कलेक्टिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे समझो कि डस्ट कलेक्टिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने साइक्लोन सेपरेटर के बारे में बात करा, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डस्ट कलेक्टर है इन अ कॉल बर्नर, एक थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं डस्ट कलेक्टर है क्या। डस्ट कलेक्टर मीन्स के सेपरेटर। ओके, तो in a coal fire boiler the flue gases have certain particles of the solid matter in समझो सस्पेंशन, दिस इज कॉल्ड स्मोक और डस्ट। ओके, तो उसको स्मोक और डस्ट बोलते हैं। इन केस ऑफ द पोलराइज कॉल फर्नेस the fly ash remains uh, in suspension with the flue gases। ओके, तो कुछ फ्लाई एश कंटेंट होते हैं ओके इन द पार्ट, ये समझो कि 1 to 100 माइक्रॉन्स के वो होते हैं, ठीक है। तो वो उसको डस्ट और स्मोक बोलते हैं वैसे। डस्ट और स्मोक फॉर द पार्टिकल साइज मोर देन 100 माइक्रॉन्स इज कॉल्ड
क्लिंडर बोलते हैं उसको, क्लिंडर बोलते हैं। अगर समझो यहाँ पे कुछ अलग अलग साइज के पार्टिकल होते हैं, वो डस्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो वो डस्ट कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट जो समझो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका नाम है, समझो दो तरीके के डस्ट कलेक्टर, मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट कलेक्टर। या मैं सब मैकेनिकल में जो है वो है समझो कि साइक्लोन सेपरेटर है, ग्रेविटेशनल सेपरेटर है, ठीक है। पर यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, हम लोग डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट कलेक्टर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट कलेक्टर सिस्टम। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट कलेक्टर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है ये सिस्टम, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट कलेक्टर है, बराबर, उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम हमको दिख रही है कैसे होता है। Okay, तो सबसे पहले इन दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू रिमूव सस्पेंडेड फ्लाइज, ओके, and dust particles from the flue gases. In this device, the dust particles are separated from the flue gases by electrical attraction. Okay, तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों, कैसे इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है कि ये मैं थोड़ा एक फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। ये जो है वो सबसे पहले यहाँ पे ये तरीके की एक पूरी, ये जो फिगर है, ये हम थोड़ा क्लियर करने के लिए बात कर रहे हैं। ये सब कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे ये वॉल्स दी हुई है, फिल्टर्स दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो कि जो फ्लाई एश जो डस्ट है वो यहाँ से अंदर एंटर होता है। और सबसे पहले जो होता है वो है ये जो मैंने यहाँ पे वर्टिकल जो एक दीवार जैसा जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो है हमारा प्राइमरी डस्ट कलेक्टर। जो प्राइमरी समझो कि वो डस्ट कलेक्ट कर लेता है, जो है प्राइमरी डस्ट कलेक्टर है, बराबर, कि जो फिल्टर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे एक समझो कि दूसरा एक फिल्टर होता है, समझो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, उसको पावर सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, सोर्स हाई वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है, डीसी करंट बोलते हैं बराबर उसको, ठीक है, उसको आयोनाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, ठीक है। थोड़ा समझने में आपको समझ में आ जाएगा, वैसे कोई इश्यू नहीं है। ओके, थोड़ा समझने जैसा है इसलिए। ओके, तो क्या ये जो समझो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कल में थोड़ा सा पढ़ा था वैसे, कि जो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, और ओके, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। देन पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज है वो समझो कि वो समझो उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, वो दूर जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही समझो कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो समझो कि उसमें भी अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है उसमें अट्रैक्शन होता है। तो ये जो हमारी वॉल्स है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाली वॉल है, ठीक है। थोड़ा बेसिक जानने जैसा इसका। ईएसपी की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के बारे में। ओके, तो समझो कि सबसे पहले जो है हमारा जो समझो कि जो है जो जो हमारा सप्लाई है जो ऐश का, तो ऐश यहाँ से समझो ये वॉल में से पास होके बेसिक, ठीक है। देन आफ्टर समझो कि वो नेगेटिव चार्ज में से अगर पास हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो एस कंटेंट है वो नेगेटिव चार्ज ले लेती है, ठीक है। उसमें एक नेगेटिविटी समझो कि नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट हैज टू स्टेप ऑफ ऑपरेशन, वन इज चार्जिंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इट is to collect dust particle. Okay, in charging section the flue gases is ionized. Okay, जो flue gases है वो ionized होता है in the collecting section. Dust particle are collected on the collector electrodes. Okay, तो क्या होता है कि जो हमारा समझो कि जो एश कंटेंट जो है वो क्या होता है। okay, तो समझो कि हमारा जो एश वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, बराबर, वो क्या होता है, या समझो कि वो यहाँ से एश एश हमारी है वो यहाँ से पास होती है, ठीक है।
और वो नेगेटिव चार्ज होती है और उसको बोलते हैं आयोनाइज होती है, ठीक है, क्योंकि वो बाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कारण, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डीसी सप्लाई यूज करते हैं फॉर 40 वॉट 50 हर्ट्ज पे, ठीक है, डीसी सप्लाई करते हैं और आयोनाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो आयोनाइज जो जो कोल डस्ट जो है हमारा मीन्स के जो हमारा एश डस्ट है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज लेने के कारण क्या होता है कि जो डस्ट है वो समझो यहाँ पे पॉजिटिव आयन की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, ठीक है, पॉजिटिव आयन की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव आयन की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होती है और हम लोग क्या करते हैं वो वॉल यहाँ से डस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो समझो कि डिस्चार्ज और ये जो समझो है बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं, डिस्चार्ज और एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके। यहाँ पे बीच में भी समझो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ये डिस्चार्ज और एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके। तो समझो कि वर्किंग प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया होगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ इलेक्ट्रोड विच आर इंसुलेटेड टू अदर वन सेट ऑफ द कॉल्ड एमिटिंग और डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ थिन स्टील वायर, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे बराबर वो थिन स्टील वायर से बने हुए होते हैं, ओके। समझो कि ये जो जो या समझो ये इलेक्ट्रोड नंबर 1, ये 2 और 3, तीन इलेक्ट्रोड यहाँ पे है जो समझो नेगेटिव चार्ज की एकदम विपरीत पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और वहाँ पे समझो ऐश को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी सिस्टम है बराबर, समझो कि अभी मैं आपको फिगर में समझा देता हूँ क्लियरली। तो यहाँ से समझो कि ये कंट्रोल कैबिनेट है, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई हाई वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर समझो क्या होता है कि ये अर्थिंग किया हुआ है, ये रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर जो है वो समझो कि डीसी करंट में कन्वर्ट करता है वैसे, ठीक है। और देन आफ्टर समझो कि यहाँ पे हम लोग आते हैं जो हमारा ऐश कंटेंट जो है वो यहाँ से ये जो समझो कि ऐश सप्लाई यहाँ से होती है, ठीक है। और समझो कि ये डिस्चार्ज और एमिटिंग जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पे गैस जो हमारी डस्ट है वो यहाँ से अंदर आती है और वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट की जाती है और ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो और देन आफ्टर उसके बाद में जो क्लीन गैसेस है उसको बाहर रिमूव किया जाता है एटमॉस्फेयर में, ओके। और जो समझो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स है बराबर वो यहाँ पे डस्ट को कलेक्ट करके उसको नीचे की तरफ जो नीचे के एरिया में जो हमारा ऐश पार्टिकल्स है वो इसको यहाँ पे कलेक्ट करता है, देन आफ्टर उसको डंप यार्ड में डंप किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो ईएसपी सिस्टम है, ठीक है, वो समझो कि इलेक्ट्रिकली वर्क करती है। उसमें हम लोगों को पावर सप्लाई के कारण जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का यूज़ करके उसको समझो कि सप्लाई दिया जाता है, देन आफ्टर उसमें पॉजिटिव उसमें नेगेटिव आयन और उसको आयोनाइज करके और जो हमारा ऐश कंटेंट उसको आयोनाइज करके उसको पॉजिटिवली हम लोग यहाँ पे समझो कि कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस है जो समझो कि इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू रिकवरी वेरी फ्रॉम फाइन ऐश पार्टिकल, ओके। तो एकदम समझो फाइन एस पार्टिकल है वो जो इसमें यहाँ पे अच्छी रिकवरी 0.01 माइक्रॉन्स की साइज की भी हम लोग ऐश यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी रिमूव बाई मैकेनिकल सेपरेटर, जो मैकेनिकल सेपरेटर्स में रिमूव नहीं करी जाती, ठीक है। इट इज ऑल्सो मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द हाई डस्ट लोडेड गैस, ओके। तो क्या होता है समझो कि एज समझो हाई एज 100 ग्राम पर मीटर क्यूब, समझो कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में 100 ग्राम जितना हम लोग यहाँ पे जो समझो कि 1 मीटर क्यूब गैस है उसमें से हम लोग 100 ग्राम तक की जो डस्ट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें उसका रेट भी ज़्यादा है। डस्ट रिमूवल एफिशिएंसी हाई एज ए 99.5%, यानी हम लोग ये सिस्टम से ईएसपी सिस्टम से हम लोग अराउंड 99.5% जितना डस्ट रिमूव कर सकते हैं, ओके। ड्राफ्ट और प्रेशर लॉस इज लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर लॉस भी बहुत कम है और ड्राफ्ट लॉस भी है वो समझो कि बहुत ही कम है, ओके। मेंटेनेंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू द अदर समझो इज लेस, ओके। दूसरी सिस्टम से वो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। इट इज ऑपरेशन इज वेरी इजी एंड स्मूथ एंड इज समझो कि वेरी एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम से वो बहुत ही इजी सिस्टम है, ठीक है। डस्ट इज कलेक्टेड इन ड्राई फॉर्म एंड कैन बी रिमूव्ड इन ड्राई और वेट फॉर्म, ओके। समझो कि यहाँ पे डस्ट जो है वो ड्राई फॉर्म में और जो ड्राई और वेट दोनों फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डस्ट रिमूव कर सकते हैं, ओके।
ये सब बनाने के लिए जो डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए समझो कि जो खर्चा है यानी कैपिटल कॉस्ट बहुत ही हाई है। ओके, स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूनिट है, बराबर, तो स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ओके, एफिशिएंसी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन गैस वेलोसिटी, अगर मतलब गैस वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसकी डिसएडवांटेजेस में है। रनिंग चार्जेस एट हायर ड्यू टू द हाई पावर रिक्वायरमेंट फॉर द चार्जिंग द डस्ट लेड एंड गैस। ओके, तो यहाँ पे ये रनिंग चार्जेस उसका ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये उसकी हम लोगों ने ईएसपी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर ली। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ड्राफ्ट के बारे में। ओके, बॉयलर ड्राफ्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।